नमस्कार। कैसे हैं आप? आज विश्लेषण इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो बात कही कल और जिससे बेचैनी चौतरफा बढ़ी है, उसके बाद क्या एजेंडा इन तमाम चीजों को लेकर के खत्म हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल वैक्सीनेशन पर पूरे देश के खिलाफ विपक्ष और खलिहर खैरातियों के षड्यंत्र को जो सामने रखा था, वो षड्यंत्र अब पूरी तरह से खुल करके जब सामने आ गया तो फिर अब किसी भी ढंग का कोई षड्यंत्र नहीं होगा, या फिर नए सिरे से षड्यंत्र की तैयारी हो गई है? ये दिलचस्प है। आज पूरी तरह से देखने को मिला कि कैसे जब प्रधानमंत्री के कल के लगभग घंटे भर, आधे घंटे तक के बयान के बाद पूरी तरह से बेचैनी बढ़ गई पूरे विपक्ष में। आज रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उतर करके आए और लगातार सफाई देते हुए नजर आए। सफाई इस बात को लेकर के सुरजेवाला का रहा कि कैसे मोदी सरकार बहाने ढूंढ रही है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में यह सामने आया कि प्रधानमंत्री ने एक अवसर देकर के पूरे विपक्ष को एक तरह से नंगा कर दिया। तो अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ठोंक बजा दिया न सिर्फ पूरे विपक्ष के षड्यंत्र को, बल्कि खलिहर खैरातियों को। सवाल ये है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक विद्वेष में एक दूसरे के खिलाफ तो जा सकती है, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा भी कर सकती है कि भारत के खिलाफ वो षड्यंत्र हो? क्या ये इसकी भी तैयारी हो सकती है कि ये पूरा जो विपदा का बेला है वो उसमें सरकार और सिस्टम फेल हो जाए? यदि ऐसा कुछ होता तो कितने लोग मरते, क्या कुछ होता? लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, कल राष्ट्र के संबोधन के बाद एकाएक 24 घंटे में क्या कुछ बदल गया। 24 घंटे में यह तस्वीर भी आई जो छुपाई जा सकती थी। यह तस्वीर भी आई कि कैसे अखिलेश यादव की तरफ से यह भी दिखाया गया कि कैसे उनके पिता ने वैक्सीनेशन ले लिया। जरा सा चूंकि कुछ चीजें वायरल हो रही है तो इसे भी देखिए कि क्या बात नहीं आया। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। भाई ने कहा कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे, पिता ने बीजेपी का वैक्सीन लगा लिया। अब मामला इतना ही नहीं है, अब पूरी तरह से छीछा लेदर होने लगी कि भाई टोटी भाई अब क्या वैक्सीन लगाएंगे। उन्होंने आकर के सफाई दे दिया और सफाई देकर के देते हुए कहा कि हमने तो बीजेपी के वैक्सीन की बात की थी, हमने कौन सा भारत सरकार के वैक्सीन की बात की थी, हम तो बीजेपी के वैक्सीन की बात कर रहे थे। और हम इस बात को आज भी कह रहे हैं कि हम वो वैक्सीन तो हम लगाएंगे ही। तो सवाल ये है कि किस वैक्सीन की बात लगातार वो कर रहे थे और क्या कुछ सामने आ रहा था। यदि आप उन फैक्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे इस बात को लेकर के वो सामने आए कि किस तरह से अखिलेश यादव ने ये सब कुछ कहा। और अखिलेश यादव सामने आए, कैमरे के सामने आए, अखिलेश यादव ने आकर के सफाई दी और अखिलेश ने कहा कि हमने जो बात की थी, हमने भारत सरकार के वैक्सीन की बात की थी, हमने कोई बात ऐसी नहीं कही कि ये वैक्सीन, ये हम सरकार की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो सवाल ये है कि केंद्र में सरकार किसकी है और अखिलेश किसकी बात कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण को देखने समझने के बाद यह सामने आया कि किस तरह का षड्यंत्र हो रहा था। तो अब आईटी सेल और तमाम चीजें इन्हें नंगा करने पर उतर आई और ये देश को बताने की जरूरत थी कि क्या कुछ हुआ।
हम इस बात को समझ में आए, दरअसल इस विश्लेषण को आप देखेंगे जो कैसे केजरी का षड्यंत्र पूरा था, उसके देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए। हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए? दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। इस पूरी प्रक्रिया में यह देख रहे होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ने केजरी के एक एक चीज को कायदे से कहिए तो इस बात को सामने रखा। लेकिन केजरी चूंकि बारंबार मीडिया के सामने आते थे तो ये फैक्ट आया और हमने आपको अपने वीडियो एडिटर के माध्यम से कतारबद्ध दोनों को जोड़ करके ये समझाने की कोशिश की है अपनी एडिटिंग माध्यम से कि कैसे प्रधानमंत्री ने केजरी के एक एक षड्यंत्र को जवाब दिया। दरअसल ये कई चैनलों पे, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे केजरी का वो इंटरव्यू था जिसे मैंने निकाल करके और क्रमबद्ध रूप से आपके लिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे ये चीजें थी। क्या आपको लगता है कि ये सब जो कुछ भी केजरी ने किया ये सामान्य एक विपक्ष की भूमिका थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्या केजरी ने जो स्टैंड लगाया क्या ये भारत के खिलाफ एक अराजकता का षड्यंत्र तो नहीं था? सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सवाल इसी बात का नहीं था। जब ये केजरी स्टैंड ले रहे थे उससे पहले राहुल गांधी का ट्वीट आपको याद होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि राज्यों को मौका दिया जाए। क्यों प्रधानमंत्री सब कुछ अपने ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं? क्यों राज्यों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी? दरअसल ये लगातार राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट करवाया जा रहा था और राहुल गांधी ये मोर्चा संभाले हुए थे। कल जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो सीधे आकर के अखिलेश यादव, रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रणदीप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से ऐसा लगा कि एकदम से बौखलाए कंडीशन में वो बात करने लगे और ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री हमारे ऊपर सब कुछ थोप रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया से लगी कि प्रधानमंत्री ने जो चोट कल मारा था, आज 24 घंटे बीतते बीतते वो चोट कहां कहां तक लगी ये साफ दिखने लगा। आज दोपहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो विस्तार पूर्वक इस बात को सामने रखा गया और यह बताया गया कि कैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक चीज को रखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने सफाई देने के कंडीशन में अपने आप को रखा। क्योंकि रणदीप को यह लग गया कि प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष को नंगा कर दिया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस के लिए अब कहीं किसी घाट पर पीने के लिए पानी तक नहीं है।
इसी बीच आज दिल्ली में 3 पार्टियों की बैठक थी और कमाल की बात यह है कि इस बैठक में महाराष्ट्र की महाआघाड़ी की तीनों पार्टी के प्रतिनिधि थे। स्वयं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, डिप्टी सीएम अजित पवार थे और अशोक चौहान कांग्रेस की तरफ से थे। क्या आप मानते हैं कि सब कुछ यकाएक जो हुआ है वो सामान्य घटना है? मैं तीनों को क्लब करके अब आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इस बात को समझिए कि 24 घंटे के अंदर जो प्रधानमंत्री ने जो कल ठुकाई की इन लोगों की, भारत के खिलाफ इन षड्यंत्र की जब ठुकाई प्रधानमंत्री ने कल की है, उसके 24 घंटे के इस पूरे परिदृश्य को समझिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इस पूरे क्रम को समझिए। केजरीवाल की चुप्पी है इस पर, और केजरीवाल का मैंने आपको वीडियो के द्वारा दिखाया कि केजरीवाल ने जो कुछ भी किया, कि जो षड्यंत्र के तहत से किया, जो कल केजरी कहने आया कि प्रधानमंत्री जी आप सबसे लड़ रहे हैं, आप ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, आप ममता दीदी से लड़ रहे हैं, आप हमसे लड़ रहे हैं, आप किसानों से लड़ रहे हैं, आप महाराष्ट्र की सरकार से लड़ रहे हैं। ये सामान्य विपक्ष की भूमिका नहीं थी, ये पूरी तरह से देश में अराजकता की कंडीशन को लाने का था। ये वैक्सीन देने में हर चीज में फेल, ये ऑक्सीजन देने में फेल, और कैसे ऑक्सीजन के लिए फेल्योर ये बताया गया। ऐसा लगा कि ये एक सामान्य कंडीशन था और इस सामान्य कंडीशन में इस देश की सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से नहीं किया। और इस पूरे खेल को यदि आप देखेंगे तो 2 दिन पहले केजरी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लगातार केजरी द्वारा ये अलग अलग ढंग से लकड़बग्घे की तरह, सियार की तरह बार बार ये रंग बदलना, क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है इसीलिए इसे सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता। मैंने उस ऑडियो के माध्यम से पीएम के जो चीज पीएम ने कहा कल, उसको सिलसिलेवार ढंग से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे प्रधानमंत्री ने ये बात कही। अब जब प्रधानमंत्री ने इसके साथ इसको क्लब करके जोड़ा और जरा दूसरी चीज को देखिए कि कैसे टाइमिंग से जोड़ा और एकदम से अधमरा कर दिया कि अब तुम लोग चूंकि इस लायक नहीं रह गए, कि तुम लोग चूंकि फेल हो गए, चूंकि लगातार तुमने कहा कि राज्यों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, जब राज्यों को ये जिम्मेदारी दे दी गई उसके बाद तुम्हारी बेचैनी बढ़ गई, तुम फेल हो गए। तुम राजस्थान की स्थिति ये हो गई कि राजस्थान में कूड़ेदान में जो है पाया गया कि जानबूझ करके इंटेंशनली इस वैक्सीन को बर्बाद किया गया। ये पूरा खेल जब सामने आ गया, राज्यों जब फेल हो गए, तो चूंकि वो प्रधानमंत्री है, टेस्ट करने की जिम्मेदारी लोगों की जिंदगी से नहीं दे सकते थे, इसीलिए सब कुछ उन्होंने अपने कंडीशन में लिया। और पूरी जगह देखिए कि कैसे, चूंकि वो हर चीज से जोड़ते हैं, टाइमिंग एक एक चीज वो कैसे जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसे अब अनाज वाला जो मामला है वो हम दीपावली तक ले जाएंगे। हमने आपको कल भी इसका विश्लेषण किया कि दीपावली क्यों कहते हैं। और अनाज के लिए हमने आपको दिखाया कि कल कई खैराती जो कल केजरी की पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे, वो दाढ़ी वाला बहुत क्रांतिकारी जिसने एक फरेबी खबर जो बाबा रामदेव के लिए किया गया, उसके बाद उसको चैनल से निकाल दिया गया, तो अब वो खलियर खैराती है। जैसे मैं अक्सर बताता हूं कि खैरातियों को 2 खंड में बांटिए, एक खैराती पिस्सू हैं जो अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं, और एक खलियर खैराती हैं जो बहुत बड़ा गैंग है, जो अपनी फर्जी खबरों के कारण, षड्यंत्र के कारण आज वो खलियर हो चुका है। तो कहीं यूट्यूब पे अटका हुआ है, कहीं वेब लड़ाका बना हुआ है। इन खलियर खैरातियों ने कहना शुरू किया कि लॉकडाउन अब की बार इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये लगातार ट्वीट करना शुरू किया कि लॉकडाउन अगली बार इस बार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास गरीबों को अनाज देने के लिए है नहीं। इसका मतलब है कि अनाज जब गरीबों को नहीं दिया जाएगा तो नौकरी पे तो है नहीं, लोग घर में बैठे हुए हैं, तो बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे। ये फैलाने की कोशिश खलियर खैरातियों ने की और लगातार कहा कि लॉकडाउन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार अन्न देने के कंडीशन में नहीं है। मतलब पहले लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हो, फिर लॉकडाउन क्यों लगाए, फिर अब की बार लॉकडाउन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सरकार अनाज देने के कंडीशन में नहीं है। अब जब अनाज दे दिया तो इन लोगों ने कल से मुहिम चलाना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी क्या अपने बाबूजी के घर से अनाज दे रहे हैं? अनाज कहां से दे रहे हैं? तो ये तो जनता का अनाज है। अब ये जनता का हो गया। तो दरअसल इन पूरे पक्ष को देखेंगे, पूरा विपक्ष और उसका वो खलियर खैराती गैंग जो बिल्कुल अपनी आपा खो चुका हुआ है, इन सबको जोड़ करके देखिए और फिर 24 घंटे के इन
कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे बानर जैसे नाचता है, उनके कर्तव्यों को देखिए। 24 घंटे में इन पॉलिटिकल पार्टी के कर्तव्य को देखिए तो आपको लगेगा, फिर से इस चीज को देखिए कि ये कोटी बाबू, और वो भी बाबूजी ने आज उसका भरोसा लगा ली करूंगा वैक्सीन। इनकी पुरानी बात भाई। आपको याद आ रही होगी। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अब आपने इस पूरी प्रक्रिया में देख लिया कि कैसे कैसे इस तमाम चीजों में ये चीजें सामने आई कि सिर्फ केजरी नहीं, अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ी और अखिलेश ने सामने आकर के आज कह दिया कि मैं वैक्सीन तो मैं भी लूंगा क्योंकि ये वैक्सीन भारत सरकार की है। तो इस केजरी को, इस टोटी भाई को किसने पहले बता दिया था कि ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन बीजेपी की नहीं, अब सरकार की नहीं, बीजेपी की है। तो ये कर्तव्य दरअसल ये है कि अब इन लोगों के ऊपर एफआईआर का कंडीशन हो सकता है। माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक सरकार इस कंडीशन में है कि क्या जानबूझ करके देश में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र हुआ। सरकार इन लोगों के इन्हें ये डर लग गया है कि हो सकता है कि सरकार महामारी एक्ट के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती है। इसीलिए अब इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब ये सरकार का वैक्सीन है इसीलिए लगाओ। दरअसल अपने जान पे खतरा हुआ। अब ये हो सकता है, चूंकि एक वर्ग के प्रतिनिधि करते हैं, अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की आम जनता तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने नेता के बयान के आधार पर हो सकता है वैक्सीनेशन नहीं कराया होगा। और माना जा रहा है कि जिनने वैक्सीनेशन करा लिया है वो कमोबेश एक उस दायरे में आ गए, सुरक्षा दायरे में आ गए हैं। तो क्या जानबूझ करके टोटी भाई ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में छोड़ दिया और खुद वैक्सीन अपने बाबूजी को भी लगवा दिया और खुद भी लगा लिया? क्या इस मामले में इन सब के ऊपर एफआईआर बनता है? और इस पूरी चीजों को मैं आपको क्लब करके देखता हूं कि कांग्रेस ने तो बचाव की कोशिश की है, कांग्रेस ने तो अपने आप को बचाने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो मतलब वो घबरा नहीं रहा है। लेकिन आप एकाएक यूं समझेंगे कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसके डिप्टी सीएम और कांग्रेस, मतलब तीनों अघाड़ी की पार्टी एक साथ दिल्ली क्यों आई है? क्या मराठा आरक्षण पर बात करने की जिम्मेदारी एकाएक हुई है? क्या ये समाजवादी पार्टी का ये अखिलेश यादव एकाएक घुटने के बल आया है? क्या केजरी एकाएक लेट गया है? ये सब चीजें क्यों हुई है पीएम की? इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब दरअसल जब आज लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक रणदीप सुरजेवाला ने, और सुरजेवाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग ढंग से प्रधानमंत्री के लिए को फिर से घेरने की कोशिश की और उस कुतर्क के आधार पे कहा कि आपने ये झूठ बोला है कि 60 साल में वैक्सीन जो है, ये वैक्सीनेशन की स्थिति जो है वो 60% से ज्यादा नहीं हुई अलग अलग बीमारियों को। तो ऐसा लगा कि पूरी तरह से अपने कुतर्क गढ़ने पर आए हुए हैं। मैं ये कह रहा कि इस पूरी क्रमवार को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ने कल जहां चोट मारा है, इन सबको उस जगह पे चोट लग चुकी हुई है। अब ये सब पूरे अपने एजेंडे में फेल हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब ये अगला एजेंडा नहीं छोड़ देंगे? क्या ये सब चीजें यूं ही हो रही थी कि वैक्सीनेशन के माध्यम से इस देश में अराजकता लाया जाए? क्या ये सब चीजें यूं ही हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे जलती लाशों पर राजनीति हो रही थी? कल मैंने आपको राम जेठमलानी के पुत्र महेश जेठमलानी वाली बात बताई कि क्या ये सब यूं ही हो रही थी कि सेंट्रल विस्टा पर एक एजेंडा चलाया जा रहा था, सेंट्रल विस्टा फेल हो गया। बहुत बारीक बात मैं कह रहा हूं, अब इस चीज को समझिए कि इनका अगला एजेंडा क्या होगा, मैं उस पे आ रहा हूं। ये फेल कहां हुए? सेंट्रल विस्टा में 1 लाख रुपए का जुर्माना करके कांग्रेस के षड्यंत्र को हाईकोर्ट ने हवा निकाल दी। तो टीम केजरी उतरे दिल्ली में दंगा करने के लिए। उसका अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली के में जो इंडिया गेट के पास जो मस्जिद है उसे तोड़ा जाएगा। दरअसल ताहिर हुसैन की तरह एक दंगे की साजिश रची गई। उस साजिश की जब हवा निकल गई तो लगातार वैक्सीनेशन पे हो रहा था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर हुआ। योगी आदित्यनाथ पर साजिश हुई और खैरातियों के साथ साथ, ना सिर्फ खैराती बल्कि खैरातियों के साथ साथ तथाकथित राष्ट्रवादी लकड़बग्गों की टीम भी उतरी।
अब उस चीज में भी फेल हो गए। उस षड्यंत्र को लगातार ये कह रहे थे कि मोदी और योगी में टकराहट है। सोचिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप योगी जी के कितने भी बड़े समर्थक हो जाइए, लेकिन आज के डेट में सच यही है कि नरेंद्र मोदी और योगी के बीच एक बड़ा फासला है। पब्लिकली देश के लिए अभी मोदी जो कद है और हैसियत पा चुके हैं, अभी योगी को उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन जानबूझ करके कंपटीशन का षड्यंत्र किया गया और यति नरसिम्हानंद को इसमें उतारा गया। ये तमाम चीजें पिछले एक सप्ताह में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा फेल हो गया। बहुत गंभीर बात को समझिएगा, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इन खलिहर खैरातियों का पूरा एजेंडा फेल हो गया। यूपी में आज भी ये किसी शर्मा जी के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं और पूरी जो समाजवादी टोली के जो 2 BHK के पत्रकार हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में इस ढंग की व्यवस्था दी गई, ये सब के सब उतर गए ये साबित करने के लिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच टकराहट है और योगी को खत्म कर देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड लकड़बग्गे जो राष्ट्रवादी गैंग हैं, उन गैंग ने अलग ढंग से काम किया और फिर इसके लिए यति नरसिम्हानंद को उतारा गया। ये सब पूरा पिछले एक सप्ताह के अंदर हर खेल खत्म हो गया। और उत्तर प्रदेश में यह सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के प्रभारी दोनों ने कह दिया कि योगी का कोई विकल्प नहीं है और हमारे पास दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प दिखाई नहीं देता। सच यह है कि योगी आदित्यनाथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के चेहरा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर इतनी लंबी कर ली है कि उनके कंपटीशन में सचमुच कोई नहीं है और जनता के बीच वो लोकप्रिय हैं। और पीएम मोदी जो हमेशा इस तरह की बात सोचते हैं, क्या कल्पना की जा सकती है कि वो योगी पर हाथ भी डालेंगे? और मैं बार बार के लगातार ये कहता रहा कि इस चीज को कि यदि पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद ये नहीं होते तो कभी भी यदि स्वार्थ हावी होता, यदि इन लोगों की नजर में स्वार्थ हावी होता कि योगी अपना कद बढ़ा रहा है इसलिए बढ़ने नहीं दो, तो सबसे पहली बात तो इनका चयन नहीं होता। और यदि चयन होता तो आज बंगाल के चुनाव में भी योगी एकमात्र बीजेपी के सीएम उम्मीदवार थे जिन्हें स्टार प्रचारक उतारा गया। यही नहीं, हैदराबाद नामक एक शहर, उस शहर में जब पंचायत चुनाव हो रहे थे उसमें भी योगी को स्टार प्रचारक चुना गया। और यदि पीएम नहीं चाहते तो कभी योगी वहां स्टार प्रचारक नहीं होते। इस तमाम चीजों के बाद कितना बड़ा षड्यंत्र था कि इस पूरे खेल में योगी और मोदी को एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाने का षड्यंत्र रचा गया। और इसमें खलिहर खैराती और तथाकथित राष्ट्रवादी लकड़बग्घे, ये 3 गैंग हो गए। इन 3 गैंगों को पहचानिए, एक खैराती है, एक खलिहर खैराती है जो वेब लड़ाका और यूट्यूबर बन चुका, और एक है लकड़बग्घों की टीम जो राष्ट्रवाद के आवरण में उठा हुआ है, जो भगवा आवरण में ओढ़ करके कोई यतिमान नरसिम्हानंद बना हुआ है, जिसको पहचानने में आपको और हमें देरी हो जाती है। वैसे आप लोगों के लगातार दबाव के बाद भी कभी भी मैंने अपने चैनल पर उसे नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे नजर में जो उनकी भाषा थी वो कभी स्वीकार नहीं हो रही थी। लेकिन कभी कभी लग रहा था क्योंकि आप लोगों में से कई लोग जो उग्र हैं वो बहुत ज्यादा ये हो जाए, इसलिए मैंने इस पर कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन लगातार आप लोगों का दबाव था कि आप अपने चैनल पर उन्हें बुलाइए। मुझे आप लोगों साथियों के बीच से उनका फोन नंबर भी दिया गया, लेकिन हमने कभी इसे प्रायोरिटी नहीं दिया, क्योंकि मुझे उनके शुरुआती शब्द से लगने लगे कि कैसे अब ये समझ में आने लगा लोगों को कि उग्र हिंदुत्व को काटे बिना आप कोई मुलायम, कोई राहुल, कोई प्रियंका वहां सत्ता हासिल नहीं कर सकता। हमने इसीलिए आपको बताया कि प्रियंका प्रयोग परियोजना क्या थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अब आइए कि सब फेल हो गया। यति नरसिम्हानंद भी दिखार हो गया, ये खलिहर खैराती भी नंगे हो गए, ये तथाकथित राष्ट्रवादी जो हम प्रथम वर्ष करके आए हैं संघ से, हम परिषद से आए हैं, ये तमाम लोग नंगे हो गए। ये तमाम लोग योगी और मोदी का द्वंद्व दिखा करके अपने एजेंडे में साधे हुए थे। कहीं यदि योगी हट जाएगा तो बीजेपी में कोई ऐसा कांग्रेस चरित्र का कोई नेता प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अपना एजेंडा सिद्ध हो जाएगा। ये सब के सब का खेल खत्म हो गया। तो अब सब शांत बैठ गए क्या? अगले एजेंडे की तैयारी हो चुकी हुई है। अब वो एजेंडा सोशल मीडिया पर आएगा, जिसकी मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा हूं। इसकी गंभीरता को समझिएगा। अब क्या होगा? जैसे आपको एक भगवाधारी नरसिम्हानंद आपको सामने रखा गया था, वैसे ही अब आपके सामने एक लड़ाई शुरू की जाएगी। जिसे कई लोग कुछ कह देते हैं ना कि आप जो है खैराती पाड़े क्यों बोलते हैं, मैंने बोलना बंद कर दिया। इतने क्षणिक यदि जातिवादी आप हो जाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस ऐसे चोट यदि आपको लग जाएगा कि यदि कोई पाड़े है, यदि वो पाड़े है
और पाड़े होकर कैसा कह रहा तो उसे इस शब्द के सूचक की जरूरत है। लेकिन चलिए, आप लोग यदि नहीं चाहते तो मैं उस शब्द का नहीं प्रयोग करता हूं। मैंने उसके लिए अब बकैत कुमार रख दिया है। इस तरह से क्योंकि संकेत आप पहचान ही जाएंगे, तो मैंने उसके जाति सूचक शब्द को हटा दिया है। लेकिन सतर्क रहिएगा, अब अगला एजेंडा क्या होगा। अब अगला एजेंडा कोई फर्जी अकाउंट से कोई दुबे का बनाएगा, कोई पांडे का बनाएगा, कोई मिश्रा का बनाएगा, कोई झा का बनाएगा, और इस तरह से आपके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र किया जाएगा, ऐसा खेल आपके खिलाफ किया जाएगा कि आप चौंक जाएंगे। आप चौंक ये जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया में जाति ये दिखा करके कोई फर्जी अकाउंट से, कोई फर्जी तरीके से आपके खिलाफ ऐसा कुछ करेगा कि दुबे बन जाएगा, वो ठाकुर को गाली देगा, राठौर को गाली देगा, कोई मिश्रा जी बन जाएंगे, और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब अगला एजेंडा की चूंकि बाबा योगी आदित्यनाथ को जाति के एक पैमाने से बांध दिया जाएगा, और जाति के पैमाने से योगी आदित्यनाथ को बांधने के बाद आपको उस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। अब आप अगले कुछ दिनों में देखिएगा कि ये खलिहर खैरातियों का गैंग और ये सो कॉल राष्ट्रवादियों का गैंग, ये आवरण उठे भगवाधारियों का गैंग, ये आपको अब इस तरह के लकड़बग्घों के स्टाइल में आपको फंसाएंगे, और आप फंसते भी जाएंगे क्योंकि आप इस तरह से बहुत आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन इसी से सचेत रहने की जरूरत है। अगला एजेंडा, चूंकि हर एजेंडे में ये फेल हो गए हैं, तो इनका अगला एजेंडा है, अगली तैयारी है कि कोई दुबे होगा, कोई मिश्रा जी होंगे, कोई तिवारी जी होंगे, कोई झा जी होंगे, और वो फर्जी नाम होगा। उस फर्जी नाम से किसी दलित को गाली दी जाएगी, दलित को गाली दी जाएगी, राठौरों को गाली दी जाएगी, फिर कोई राठौर होगा वो झाजी को गाली देगा, और इस षड्यंत्र से आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और ये बताने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश में किसी ऐसे बाबू साहब की सरकार है। बिहार में बाबू साहब कहते हैं राजपूतों को, तो उनकी सरकार है, इसीलिए वहां ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या एक प्रभावशाली कास्ट के रूप में है। तो पूरी तरह से योगी के खिलाफ, क्योंकि मूल उद्देश्य ये है कि 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी, तो उस समय के मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों के ये जो गैंग है, इस गैंग का उद्देश्य था वाजपेयी को सत्ता से उतारना। इसीलिए लगातार वो नरेंद्र मोदी पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए थे, उनके हिंदुत्व को, और इसीलिए भगवा आतंकवाद गढ़ा गया। चूंकि एक कठोर हिंदूवादी चरित्र लेकर के नरेंद्र मोदी सामने आए थे, उनका पूरा षड्यंत्र किया गया। अब यकीन मानिएगा कुछ दिनों में इस तरह का षड्यंत्र शुरू होगा और आपको उसका शिकार बनाया जाएगा, ताकि आप जिस तरह से भी हाल ही में टकरा गए थे योगी और मोदी में, कि एक गिरोह मानने लगा कि वो योगी है, एक गिरोह कहने लगा कि वो मोदी की सरकार है, और इस तरह मोदी और योगी टकरा रहे हैं। मोदी के ऊपर प्रधानमंत्री जो है अपना कोई एक तरह से कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम चीजें होंगी। कंट्रोल करने की तैयारी यदि योगी की होती तो 2 डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर रखी। आपने कभी देखा कि 2 डिप्टी सीएम किसी राज्य में होता है क्या? लेकिन व्यक्ति जब निस्वार्थ भाव से उतरता है और 24 घंटे तक की संघर्ष की लड़ाई में होता है, तो किसी भी ढंग से कोई भी एजेंडा सफल नहीं हो पाता है। 2 डिप्टी सीएम कंधे पर सवार किए गए योगी आदित्यनाथ के, लेकिन योगी ने अपनी लकीर लंबी कर ली, और इतनी लंबी कर ली कि अब उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। सवाल इस कंपटीशन का नहीं है, सवाल ये कितनी की लोकप्रियता का। तो सवाल ये है कि जब उसी योगी को प्रधानमंत्री मोदी हमेशा स्टार प्रचारक केरल तक में बनाते हैं, इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव एक शहर हैदराबाद में होता है, वहां पर भी योगी स्टार प्रचारक होते हैं। तो फिर सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसीलिए मैंने कहा कि अब आपके ऊपर बहुत गहराई से कोई आएगा, कोई दलित विचारक आएगा। वो दलित विचारक ये नहीं बताएगा कि अलीगढ़ में शांतिप्रिय समुदाय ने एक गांव में, नूरपुर नामक एक गांव में दलितों के ऊपर कैसा अत्याचार किया कि पूरे गांव के दलितों ने अपने अपने घर पे लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है और निकल लिए। इस पर कोई आजाद नहीं सामने आया, कोई मायावती नहीं है सामने आई। लेकिन अब दलित और राठौर, राज ठाकुर, इस तरह की स्थिति की जाएगी और पूरे जातिवाद में आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आजाद भारत में अब तक यही हुआ है कि तुष्टीकरण का एक वोट यदि किसी पार्टी को मिल जाता है
तो वो मीम भीम समीकरण कहीं बनता है, कहीं MY समीकरण बनता है, और उसके बाद बहुत आसानी से सत्ता पे काबिज हो जाता है। और उसके बाद लगातार सिर्फ इतना करना होता है कि मैं बार बार मैं इस चीज को कहता हूं कि किसी मस्जिद के इमाम के लिए, किसी मदरसे में उसके टीचर की 500 सैलरी बढ़ा देने से पूरे कौम का वोट आसानी से मिल जाता है। तो सत्ता बहुत आसान रही है कि इस दौर में इतना कठिन, आपने कभी सोचा इस देश में मिडिल, लोग कहते हैं कि इस मोदी सरकार मिडिल फैमिली के उसमें नहीं है, लेकिन आपने आज यदि वैक्सीन यदि पूरे देश के हर लोगों को मिल रहा है तो अंबानी भी होगा, अडानी भी होगा, मिडिल फैमिली, इस देश में मिडिल फैमिली के लिए सोचा कब गया? इस देश में कौन सी चीज है जो मुफ्त में मिडिल फैमिली को मिली है? आप वैक्सीन को छोड़ दीजिए तो याद कीजिए कि इस देश में मिडिल फैमिली को क्या ऐसी चीज है जो इस तरह से मिली है, जिसमें एहसास उसे हुआ है कि हां, इस देश में सत्ता का इकबाल है और उसके लिए भी कुछ है। आप आजादी से आज तक उठा करके देख लीजिए, क्या मिडिल फैमिली के लिए आपकी सरकार ने आज तक कभी सोचा? आपकी जिंदगी के लिए सोचा? लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत आसान होता है सत्ता पे काबिज होने के लिए कि आप जातिगत आंकड़ा तैयार कर लीजिए और उसके बाद तुष्टिकरण के एक समुदाय का वोट ले लीजिए और उसके बाद उस राज्य में जिस जाति की सबसे अधिक संख्या है उसका एक नेता उभर कर आएगा और तुष्टिकरण के वोट के साथ उस जाति के, हिंदू के किसी जाति का वोट को क्लब कर देगा और उसके बाद शासन करेगा।